As of today, if I tell you my portfolio allocation, the largest weight, roughly around 20%, would be in a hybrid fund called Equity Savings Fund. Okay. Almost no one would be investing in this fund on any digital website, I can assure you. Less than 1% people would be doing that. Another 20% is in DSP Value Fund, Okay. which invests in India and global का combination. हर चीज की एक intrinsic value होती है. Okay. और जो भी फंड उसका नाम वैल्यू हो या डीएसपी लार्ज कैप फंड, उसकी भी सेम आइडियोलॉजी है. Okay. डीएसपी लार्ज कैप फंड हैज द सेम आइडियोलॉजी कि अगर मान लो ये पेन, ये लैमी का पेन है, इसकी फेयर वैल्यू अगर 2,000 रुपया है और मार्केट में अगर 3,000 में बिकने लगे तो मैं नहीं खरीदूंगा. बट ये जहाँ से मैंने खरीदी है वो फोर्ड में एक डिस्काउंट सेलर है, वो 1,800 में देता है. 2,000 की पेन वो 1,800 में बेचता है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रिलेशनशिप एक्सेट्रा. तो आई गो एंड बाय फ्रॉम देयर. इंडिया में टोटल 500 स्टॉक्स है इन्वेस्ट करने के लिए, इंडेक्स के, रफली लार्ज मिड स्मॉल मिला के. उसमें से आप अगर गवर्नेंस वाले स्टॉक्स हटा दो, वैल्यूएशन वाला स्टॉक हटा दो, तो नैरो डाउन करके 100 ही स्टॉक्स बचते हैं, 100-150 स्टॉक. तो 1200 फंड्स जो है इंडिया में, अल्टीमेटली 1200 फंड ये 100 स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं. सो वेदर यू बाय फंड 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, ऑल ऑफ देम आर बाइंग द सेम अंडरलाइंग पोर्टफोलियो बियॉन्ड अ पॉइंट. तो 3-4 फंड से ज़्यादा जरूरत नहीं. टाइम इन द मार्केट आपको हेल्प नहीं करेगा. 70-80% टाइम इन द मार्केट आपको हेल्प करता है. बट अगर गलत टाइम पे गलत एसेट क्लास खरीद लिया, अब जैसे लोगों ने सिल्वर में पैसा लगाया पिछले 3-4 महीने में, एक बहुत ही ऊपर वाले प्राइस में, 10-10 साल तक रिटर्न शायद ना बने डेट के ऊपर. तो गलत भाव पे अगर खरीद लिया तो टाइम इन द मार्केट ऑल्सो डज नॉट हेल्प यू. कभी सोचा है कि एक म्यूचुअल फंड सीईओ अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं? क्या वो वही सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं या फिर कुछ अलग करते हैं? जब बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहता है? तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक सीईओ की इन्वेस्टमेंट प्लेबुक को डिकोड करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है. वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात. म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स एंड मोस्टली म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं. और आज हमारे साथ में वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. आज हमारे साथ है मिस्टर कल्पेन पारिक. मिस्टर कल्पेन पारिक इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड. ही इज आल्सो मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी. उनके पास 19+ इयर्स का एक्सपीरियंस है सेल्स में अक्रॉस डिफरेंट क्लाइंट सेगमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग. इससे पहले वो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड में मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग भी रह चुके हैं. मिस्टर कल्पेन ने बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी काम किया है और अपना करियर एल&टी फाइनेंस लिमिटेड से स्टार्ट किया था. एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने नारसिमोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज NMIMS से फाइनेंस में मास्टर्स डिग्री ली है और भारतीय विद्यापीठ पुणे से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करी है. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात and thank you so much for joining us again this week. So on very special demand, आज हमारे साथ है Mr. कल्पेन पारिक, who is the MD and CEO of DSP Mutual Fund. And हमने उनको इसलिए बुलाया because we've seen Mr. कल्पेन give a lot of talks around investing. एंड हमने सोचा कि आज उन्हीं के पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं. तो आज हम मिस्टर कल्पेन से उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वी गोना टॉक अबाउट हाउ ही इन्वेस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही इन्वेस्ट इन, व्हाट आर द डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स ही इन्वेस्ट इन. एंड आई डू होप ऑल ऑफ यू हैव अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस. So thank you so much again for watching this video. Kalpen, thank you so much for joining us again this week. Thank you so much. Thanks Namrata and to the team at Crow for inviting me. Thank you so much. So कल्पेन जी, जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हम आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर आई आस्क यू डीपर क्वेश्चंस, जो मेरा पहला सवाल आपके लिए रहेगा वो यही है कि आपका इन्वेस्टिंग जर्नी आप थोड़ा जस्ट ब्रीफ में बताइए. व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड आपने किस प्रोडक्ट से शुरुआत करी, किस एज में शुरुआत करी, एंड जस्ट गिव अस अ brief overview about your investing journey to start with. Okay, so Namrata, let me start by saying कि मेरे इन्वेस्टिंग जर्नी में ऐसा कोई स्पेशल नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप कुछ सीख सकते हो. बिकॉज लाइक एवरीबडी एल्स वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग जब पहले तो हमारे हाथ में पैसा आता है. हाँ. या नेट सेविंग्स होती है, और दूसरा हमारे आसपास का क्या माहौल है उस समय पे वो हमें इन्फ्लुएंस करता है. तो मैंने अपना करियर 99 में शुरू किया. 99 में म्यूचुअल फंड से अपना करियर शुरू किया. तो ऑब्वियस है कि म्यूचुअल फंड से ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया मैंने, और साथ में आई ऑल्सो हैड अ स्टॉक पोर्टफोलियो. सो 99 to 2007 आई यूज्ड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एज वेल एज म्यूचुअल फंड स्कीम्स. और बहुत ही सिंपल फार्मूला था मेरा कि ट्रेन में मैं जब ट्रैवल करता था तो कौन से स्टॉक्स के बारे में लोग बात करते थे, आई वुड बाय दो स्टॉक्स. कौन से स्टॉक्स टिप्स के ज़रिए पॉपुलरली लोग
बता देते कि इसको ये ऑर्डर बुक मिल गया है Yeah. या ये एक्सपांशन कर रहा है। तो हर स्टॉक के पीछे कोई स्टोरी होती थी और हमें स्टोरी सुनना अच्छी लगती है। स्टोरीज वी हैव ग्रोन अप, Listening to हम बिना stories. स्टोरी सुने सोते नहीं थे। Yeah. तो मेरा मानना है इन्वेस्टिंग में भी हम बिना स्टोरी सुने इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्टोरी वाज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनपुट फॉर मी। और दूसरा, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन मेरा बहुत आसान था। पिछले 1 साल में जिस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया हो, मैं उस फंड में पैसा लगा देता था। फिर 6 महीना मैं देखता था, अगर वो फंड का रिटर्न ख़राब हो गया, आई वुड से फंड ख़राब है, निकालो इसको, और Okay. दूसरा कौन सा फंड अच्छा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, बिकॉज वो स्पीड था, मोमेंटम था। एंड इन दो 7 years आई रियलाइज्ड दिस वाज द वर्स्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का सबसे गलत तरीका ये था। और 2007-8 में पहली बार ये ट्यूबलाइट हुई कि पास्ट रिटर्न को देख के अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर रिटर्न्स आपसे दूर चले जाएंगे। Yeah. बिकॉज हार्वर्ड मार्क्स की किताब पहली बार 2008 में जब पढ़ी तो उसने लिखा कि जब जब एसेट क्लास सिक्लिकल होता है, उसका मतलब क्या हुआ, उसके रिटर्न्स की भी साइकिल्स होती है। और साइकिल का मतलब क्या हुआ, हाई के बाद लो आएगा और लो के बाद हाई आएगा। तो अगर मैं किसी भी एसेट क्लास को हाई पे खरीद रहा हूँ, उसका पास रिटर्न ज़्यादा है, इसका मतलब है ये हाई पे है। Yeah. तो अगले साइकिल में ये लो ही होने वाला है। तो वो मेरा पहला एक मेरे बैड इन्वेस्टिंग से अगर आपको कोई लेसन सीखना है तो ये लेसन है कि ग्रो की वेबसाइट पे, ज़ीरोधा की वेबसाइट पे, डीएसपी की वेबसाइट पे, डीएसपी की ऐप पे आके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स ढूंढ के इन्वेस्ट करना सबसे गलत तरीका है इन्वेस्ट करने का। Okay. ये मैंने किया है और अपने रिटर्न्स को नेगेटिव में देखा है। Okay. तो ये पहला फेज था मेरे इन्वेस्टिंग का। 2008 के बाद पूरा टर्निंग पॉइंट हुआ जब हार्वर्ड मार्क्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किताब पढ़ी, Okay. जिसमें उसने साइकिल के बारे में बात किया है। और फिर थोड़े बहुत वॉरेन बफेट के लेटर्स पढ़े, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू अगर उस एसेट क्लास में हो और उससे सस्ते में अगर आपको एसेट क्लास मिले तो ही आपको पैसा लगाना चाहिए। तो ये मेरे 2 फेजेस थे इन्वेस्टिंग के। 1998 to 2008 वाज अ वेरी बैड फेज ऑफ इन्वेस्टिंग वेयर आई फेल्ट ग्रेट बट आई डिडंट मेक मनी। Okay. And then 2008 to today, I feel I'm a better investor than what I was in the first decade. Okay, wonderful. So, कल्पेन जी, हम हमेशा ये बोलते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर लीजिए एंड देन डू गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जिससे कि आपकी इन्वेस्टिंग थोड़ी डिसिप्लिन रहेगी। सो टेल मी समथिंग, क्या आपने अपने गोल्स डिसाइड किए थे? डिड यू ऑल्सो हैव अ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स? डू यू स्टिल हैव अ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स? So, see, 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में और शायद और 10-15 करोड़ ऐड होंगे अगले कुछ सालों में, गोइंग बाय आवर पॉपुलेशन। बट सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। किसी इन्वेस्टर का गोल एक रीज़न होता है, किसी के पास पैसा है वो एक रीज़न होता है, किसी का रीज़न होता है कि मेरे बाजू वाला पैसा डाल के बना रहा है। तो सबके अलग अलग रीजंस हैं। मेरे केस में आई एम एन आउटलायर बिकॉज आई स्टार्टेड अर्निंग माई सैलरी थ्रू एन इन्वेस्टमेंट जॉब। ओके। तो गोल हो या ना हो, इन्वेस्ट करना ज़रूरी था बिकॉज पता था कि काम ही इन्वेस्टिंग का है। या So hence my the inference from my story will not be applicable to most people. Logically लोगों को गोल्स के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल। नो, बट डू यू स्टिल हैव गोल्स? आई मीन, आई एम सेइंग कि I never had. I have only one goal. ओके। I don't want to be a stupid investor. Okay. I feel miserable when I look back at history and see okay what were the stupid mistakes I made. मेरा एक ही गोल है कि मुझे हर साल धीरे 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 करके अपनी गलतियों को कम करना है और एक बेहतर इन्वेस्टर बनना है। और बेहतर का ये मतलब नहीं है हाईएस्ट रिटर्न, बेहतर का ये मतलब है कि रैशनल इन्वेस्टिंग किया है कि नहीं किया है। ओके ओके। सो लेट्स डीप डाइव इनटू योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में इज इट वेल डाइवर्सिफाइड? आप कौन कौन सी एसेट क्लासेस में डालते हैं एंड विद इन इक्विटी आपका पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रक्चर्ड है? सो पहला डिस्क्लेमर कि मेरे इस जवाब में बहुत सारे बायसेस है, क्योंकि मेरी कंपनी में जब मैंने ज्वाइन किया था डीएसपी, उसके 1 साल बाद मैंने एक रूल बनाया था कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अराउंड 400 थे तब, हमारा पैसा, हमारा सेविंग्स हमारे ही फंड में इन्वेस्ट होगा और किसी फंड हाउस में नहीं जाएगा, ना किसी डायरेक्ट एसेट क्लास में जाएगा, एज लॉन्ग एज वो एसेट क्लास हमारे फंड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो पिछले 9 साल में 100% ऑफ माई मनी, or rather I would say 95% of my money has gone into DSP funds.
Okay. No direct stocks, except for LRS, because LRS के लिए I had to do some global investing, और हमारे पास LRS का फंड नहीं था जो अब आ गया है. Okay. तो 95% is in funds of DSP. Number two, for a very unusual technical reason, SEBI बोलती है कि as a CEO I have to invest in all my schemes. Skin in the game. तो अगर DSP के पास 50 स्कीम है तो मेरे पोर्टफोलियो में 50 स्कीम है. अगर DSP और 10 स्कीम लॉन्च करेगी तो मुझे और 10 स्कीम में पैसा लगाना पड़ेगा. तो वो थॉटफुल इन्वेस्टिंग नहीं है, वो जस्ट बिकॉज वी हैव स्कीम्स. तो उस पार्ट को अगर आप हटा दो, 90% ऑफ माई मनी इज इन ब्रॉडली 5 schemes. Okay. As of today, if I tell you my portfolio allocation, the largest weight, roughly around 20%, would be in a hybrid fund called equity savings fund. Okay. Almost no one would be investing in this fund on any digital website, I can assure you. Less than 1% people would be doing that. Another 20% is in DSP value fund, Okay. which invests in India and global ka combination. Another 15% is in another hybrid fund called dynamic asset allocation fund, which is a mixture of equity and bonds and arbitrage. Another 15% is in a flexi cap fund. Okay. So that becomes 40 and 30. Another 10% is in gold bonds and our gold mining fund, which is a play on gold. Okay. Actually 15 is here, and the balance amount, whatever 15 or 20, is in our short-term fund. So actually it has 4 asset classes: Indian equities, global equities, gold, and bonds. And broadly, these are the 4 asset classes that an investor can play around. Now, the entire 100 rupees ka breakup today would be 40% is in Indian stocks, Okay. 20% is in global stocks, around 15% is in gold and gold mining, Okay. and 25 is in bonds. It's a very broad-based portfolio, no clear stance. Okay. The idea was I didn't want to take a clear stance क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं थी. पिछले 2-3 सालों में हर एसेट क्लास महंगा हो चुका है. Yep. अब थोड़ा करेक्शन आना शुरू हुआ है, बट जनरली ऑल एसेट क्लासेस हैव रिजन, सो आई वांटेड टू ब्रॉड बेस माय पोर्टफोलियो. एंड in the last 2 years, the equity component of India has not done that well. Yep. The debt component of India has not done that well. But gold bonds, and the global component have made up for more than what the India component has not done well. Okay. अगले 3 साल में उल्टा हो सकता है. So the whole idea was that I don't know what will do well or not do well. In advance, it's very difficult to know. You can only make certain assumptions. Okay. इसीलिए portfolio broad based है. Okay. क्योंकि आपको exactly नहीं पता है कि किस दिशा में मार्केट्स जाने वाले हैं. यू आर ऑब्वियसली डाइवर्सिफाइंग, लेकिन कल्पेन जी, नॉट एवरीवन एज एन इन्वेस्टर अंडरस्टैंड्स दीज एस्पेक्ट्स. आप इस प्रोफेशन में हैं एंड यू प्रॉब्ली डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ डाइवर्सिफाइंग, क्योंकि आपको पता है कि कैसे करना है, राइट? लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टर जो ऑब्वियसली इज नॉट इन दिस इंडस्ट्री, what would you tell this investor कि उनको अपना asset allocation अगर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? कि पहले तो एक controversial comment करूँगा, please pardon me for that, कि अगर लाखों conversations के बाद भी same सवाल आप पूछती हो और same जवाब मैं दे रहा हूँ, और फिर भी अगर investor को जवाब नहीं मिल रहा है, तो पहले तो problem मेरा है कि मैं explain नहीं कर पा रहा हूँ. दूसरा problem ये है कि investor समझ नहीं पा रहा है. और अगर वो समझ नहीं पा रहे तो उन्हें ये एक्सेप्ट करना है कि इसके लिए मुझे एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी. सो आई थिंक पीपल हैव टू स्टार्ट विद दैट फर्स्ट, कि मुझे ये गेम नहीं समझ आ रहा है, इस गेम के रूल्स नहीं समझ आ रहे हैं, मुझे इस गेम के रिस्क रिवॉर्ड्स नहीं पता है. लेट मी गो टू एन एक्सपर्ट. सो एंड आई कांट बी एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट. आई एम एन एक्सपर्ट फॉर माई मनी, बट आई कांट tell you how should you invest till I don't know many other nuances of your risk profile, of your life journey, of your level of understanding. So many times when I try to give a simple answer to your very basic question, it becomes it is of no value or to the listener, because contexts are different. So first comment I'll say is कि अच्छा एक advisor ढूंढिए. Grow is also setting up an advisory team under W. You'll get good advice there. So start with that first, is my first comment. Okay. How do I do my thinking of asset allocation? I have 2 rules. Equity will only go in my long-term bucket.
जहाँ मुझे पता है कि ये पैसा अगले 5-10 साल तक मैं देखने ही नहीं वाला हूँ, वही पैसा इक्विटी फंड में जाएगा। Yeah. जहाँ मुझे अगर पता है कि मुझे अगले 2 साल में घर लेना है या मेरा एक बड़ा एक्सपेंस आने वाला है, मार्केट का कोई भी रिटर्न हो, कितना भी अच्छा लगे मार्केट, दैट मनी विल नॉट गो टू इक्विटी। Okay. बिकॉज जहाँ मुझे मेरे एंड गोल की सर्टेनिटी ज़रूरत है, चाहिए, वो पैसा सेफ एसेट क्लास में रहेगा या लेस वॉलेटाइल एसेट क्लास में रहेगा, विच इज़ एन आर्बिट्राज फंड Right. or a debt fund. In today's tax scenario, I will go to an arbitrage fund because that's tax efficient. Okay. So the first rule is clarity of when I need the money. If I don't need the money for very long, goes to equity. If I don't know when will I need the money, it goes to either hybrid funds or arbitrage funds. That's the first rule. Okay. Then I apply the second rule. जो एसेट क्लास मुझे खरीदना है, वेदर वो इक्विटी है, बॉन्ड्स है, गोल्ड है, ग्लोबल इक्विटी है, या क्या वो सस्ता है या महंगा है। Okay. अगर वो एसेट क्लास महंगा है तो मैं कम पैसा लगाऊंगा, Okay. और अगर वो एसेट क्लास सस्ता है तो मैं ज़्यादा पैसा लगाऊंगा। अब सस्ता है महंगा है उसके लिए बहुत सारे मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स है, वैल्यूएशन का फ्रेमवर्क है, आरओई का फ्रेमवर्क है, ग्रोथ का फ्रेमवर्क है, गोल्ड टू निफ्टी का रेशियो हो सकता है। देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट ब्रॉडली, वेरी सिंपलिस्टिकली, जब जब इंडियन इक्विटी मार्केट्स का वैल्यूएशन 21 के ऊपर चला जाता है, my bias is to be in safer conservative funds, hybrid funds, Okay. multi-asset funds, equity savings funds, dynamic asset allocation funds. जब जब ये वैल्यूएशन 15-16 के पास आता है, तो पिछले 5-7 साल में आया नहीं है, तब तब मैं इक्विटी फंड में पैसा लगाऊंगा। तो ये दो ही लाइन के फ्रेमवर्क है, पैसे की ज़रूरत आज है या लेट है, और वैल्यूएशन क्या है, ये Okay. दो को जोड़ के आई डिसाइड वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी। Okay, okay. But you know, Kalpenji, you've put me in a little bit of a thinking process क्योंकि you know, you are telling me कि आप obviously सिर्फ DSP के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. So first let me ask you this. DSP के म्यूचुअल फंड्स में आप पिछले 9 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट बिफोर दैट आपने उससे पहले किस फंड्स में इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में भी I'll थोड़ा tell you. बताएं. So see, I have worked in 4 asset management companies, and thankfully Okay. all of them were great companies, some of the best talent, some of the best fund managers. So मेरे पहले 9 साल मैंने ICICI Prudential में काम किया था, तो all my money then was in Prudential ICICI funds. Which fund? For 2 reasons. One, so मेरे as of and normally I don't take money out. Once I invest, I let it be. Performance ऊपर हो नीचे हो, I let it be. Okay. Because performance की cycles आती जाती है. सो आज की तारीख में अगर मुझे इफ़ आई लुक बैक कि मेरे खुद के पोर्टफोलियो में, मेरे पेरेंट्स के पोर्टफोलियो में जो फंड्स है, तो ICICI के 2 फंड सबसे ज़्यादा है। एक है डिस्कवरी जो 2004 में लॉन्च हुआ था, इट इज़ वेरी सिमिलर टू आवर वैल्यू फंड, वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग, और दूसरा है उनका बैलेंस एडवांटेज फंड। Okay. So most of my money is in these 2 funds. Okay. They've gone through periods of good returns, bad returns, good returns again, bad returns again. I have not taken a single rupee out. Okay. Because for me, if investing is not multi-decadal, you should not be investing. Compounding होगा ही नहीं, 2-3-4 साल से compounding नहीं होता है. Compounding के लिए minimum 10-15 साल क्रॉस होना ज़रूरी है. After ICICI, I moved to Birla Sun Life. I spent 2 years there. जी. So उस दौरान most of my money went to Birla Frontline Equity. I don't know the new name now. Okay. Scheme classification change हुआ था, और उनका एक debt fund था, Birla Dynamic Bond Fund. So 1 equity, 1 debt. If you notice, हर जगह पे 2 या 3 फंड ही बहुत है. I don't have to create an army of, just because mutual funds have 2,000 schemes, you don't need to have 2,000 schemes Right. in your portfolio. Of So in course. that stint, these were 2 funds. Then I worked for 7 years with IDFC. In IDFC, most of my money was in their mid cap fund. Okay. Then because उस टाइम पे मिड कैप सस्ते थे, 2010, 11, 12, 13, वो Yeah, 4 साल yeah. की मंदी में मिड कैप्स had become very cheap. Yeah. And their past returns was very poor. So one framework for me is when I invest in something, the last 1 year, 3 year return should be very low or even negative. अच्छा. It's opposite of what 99% people do. And it's opposite of what you did at the initial stages of your investing. And it is opposite of my own investing. So it was the mid cap fund and the dynamic bond fund. So debt के लिए I always choose dynamic bond or short term fund, and equity के लिए whatever is cheap in that cycle. Then I joined DSP in 2017. Okay. So one of our oldest fund, which is the FlexiCap fund, was underperforming that time. So I invested in that. फिर 2-3 साल के बाद value as a style underperformed.
ग्लोबल स्टॉक्स अंडर परफॉर्म, तो हमारे वैल्यू फंड में वैल्यू स्टाइल भी है और ग्लोबल स्टॉक्स भी है, हाँ, तो बहुत सारा पैसा फिर वैल्यू फंड में डाल दिया। ओके, तो हर फेज का जो अंडर परफॉर्मर है मैं उसमें पैसा लगाता हूँ। okay, okay. So, you So know, that's the journey. okay. So now that we know कि you are to a large extent a value investor from what I can understand, और क्योंकि आपने बहुत सारे value funds में भी invest किया और बहुत सारे hybrid funds में invest किया। Now tell me why hybrid? Because मुझे लगता है कि ये सबसे underrated category है। Like I'm a big fan of BAFs, Yes. right? मुझे balanced advantage funds बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कैटेगरी है, शायद अभी लोगों को मल्टी एसेट का वैल्यू पता चला है, बिकॉज गोल्ड होता है उसमें, अब गोल्ड ने अच्छा किया तो एवरीवन लाइक चलो मल्टी एसेट में इन्वेस्ट कर दे। Too late. Yeah, but I think now people are looking at multi-asset. Arbitrage funds, I think, suddenly have become a big rage because people are saying कि इसमें हमें equity taxation मिलता है. But tell me something, एक hybrid fund का, चाहे वो कोई भी category of hybrid funds हो, why is it important in an investor's portfolio? I want my investors to understand this क्योंकि वो hybrid funds को value नहीं दे रहे हैं. So tell me that. तो सबसे पहले तो आपके बैफ में आप DSP का डैफ ऐड कर लो, सो यू शुड बिकम आवर इन्वेस्टर. बट आई टेल यू व्हाई हाइब्रिड फंड्स. सी हाइब्रिड फंड्स एक्चुअली हैव बोथ एसेट क्लासेस, इक्विटी एंड डेट, राइट. आप आज अलग से डेट में इन्वेस्ट करोगे तो सेपरेटली डेट का टैक्सेशन थोड़ा इनइफेक्टिव हो चुका है फॉर एटलीस्ट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और समवन हु हैज हायर मनी. सो आप अलग से डेट करोगे तो आपका टैक्स आउटकम खराब है. दोनों को जोड़ दोगे तो टैक्स एफिशिएंसी बेहतर है. तो पहला रीज़न है टैक्स एफिशिएंसी. दूसरा रीज़न हाइब्रिड फंड का ये है कि आपने सुना होगा जब जब मार्केट गिरती है तो एक स्टेटमेंट काफ़ी पॉपुलर होता है. वो एक कोट हर म्यूचुअल फंड वाले आपको बताएंगे. व्हाट्सएप पे भी वो कोट आता है. कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दैट वन स्टेटमेंट? व्हेन मार्केट्स फॉल व्हाट डू पीपल से? I think when markets are falling, people always is worried, right? I mean, people are saying कि पैसा निकाल लेते हैं. But वो तो कस्टमर वरीड है, बट इंडस्ट्री एक स्टेटमेंट को काफी पॉपुलराइज करती है. वो व्हाट्सएप पे बहुत सारे कोट्स घूमते हैं. When there's fear, you should be, greedy, and बोलो. Where there's fear, you should be greedy, and when people are greedy, you should be fearful, right? And उसका दूसरा स्टाइल है when there is blood on the street, invest more. Now, even I have done that. I have said this many times. And मेरा एक ग्रुप है MBA बैच का. तो वन ऑफ माई कलीग टोल्ड मी कि आपको क्या लगता है कि हमारे पास हर दिन पगार हमारा आता है? नहीं, महीने में एक ही बार आता है. हाँ. और हमारा पैसा लग गया है, अब मार्केट गिरेगा और खरीदने के लिए नया पैसा कहाँ से आएगा? इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड आवर मनी, वेयर विल वी गेट द कैश टू इन्वेस्ट मोर? एंड दैट इज वेयर हाइब्रिड फंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. They have enough money in non-equity. So most of the dynamic asset allocation funds of the whole industry right now have roughly 60% in either debt or in arbitrage. तो अभी which have right not now. You're saying right now. फिलहाल अभी मतलब 2 महीने पहले. Sure. अभी बढ़ गया, अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. तो आज हमारा डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, उसका इक्विटी एक्सपोजर 3 महीने पहले 30% था एंड बाकी का 70 was non-equity, was in safe arbitrage and bonds. That 30 has moved up to 50 today. तो पूरे पोर्टफोलियो का 20% उसने डेट से इक्विटी में शिफ्ट किया. हाँ. तो आज कल्पेन पारेख को इक्विटी मार्केट का करेक्शन जो हो रहा है, अलग से मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी. मेरे फंड ने ऑटोमेटिकली इक्विटी खरीद लिया. मेरे हाइब्रिड फंड ने ऑटोमेटिकली बाय मोर एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एग्जीक्यूट कर लिया. लेफ्ट टू मी, हाउ कैन आई एग्जीक्यूट? बिकॉज what I earn is only going to be my small salary on my entire portfolio. 25 साल के पोर्टफोलियो के ऊपर monthly salary has no impact. So if I were to change my asset allocation and take advantage of these corrections, in good times I need to be defensive. So hybrid funds are very important in good times. Okay. You should invest aggressively in hybrid fund in good time. In bad times, which has started in the last 1 year, I don't know if it is the end of bad time or still the beginning. During bad times, you should increase equity exposure. Okay. But during very good times, you should go to hybrid. You should do the opposite again. So hybrid funds have the ability, there are 2 reasons to do hybrid funds: tax efficiency, and it has enough cash to put to work when markets are falling. If you are only in equity,
when markets are booming at 25p, 30p, 40p, mid cap, small cap, आपने पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में लगा दिया, पोर्टफोलियो 20% नीचे गिर गया, अब नया खरीदने का टाइम आया है, but where do you get the liquidity from? True. That liquidity comes from hybrid funds, and that is the beauty of hybrid funds. So it is again contextual, it is relevant at a point in time. मान लो अगर कोविड टाइप का करेक्शन हो जाता है अगले 2-3 महीने में, I would say then don't start with hybrid fund, start with an equity fund. Because by that time, prices have fallen very sharply. Okay. So when prices are rising very sharply, choose hybrid funds. When they are falling, start investing in equity funds. So you have to think that way. Okay, okay. But when we look at any funds, right? Say for example, अगर हम एक hybrid fund भी देख रहे हैं, you know, this strategy works only for balanced advantage funds, या or dynamic asset allocation funds as we call them. लेकिन अगर आपने किसी और कैटेगरी में डाला है, then this strategy will not work, right? So do you think एक investor के पास थोड़ा ready cash या liquid cash हमेशा होना चाहिए to make use of a market opportunity? तो चाहे आप उसको किसी एक अच्छे डेट फंड में डाल दीजिए या एफडी में डाल दीजिए फॉर इंस्टेंट लिक्विडिटी या फिर सेविंग्स अकाउंट में रखिए, बट यू थिंक थोड़ा कैश होना चाहिए नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट जस्ट टू मेक यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी? So Namrata, that cash can be through arbitrage fund also, not necessarily a debt fund, but an arbitrage fund. Because arbitrage fund is nothing but a debt fund. Okay. Safety of debt with taxation of equity. Equity, yeah. So I would first choose an arbitrage fund. But my bias, ideally, is to first be in a hybrid fund because the fund will do the auto adjustment. And जब फंड के अंदर ऑटो एडजस्टमेंट होता है तो वो ट्रांजिशन पे भी टैक्स नहीं लगता है. हाँ. लेकिन अगर आप आर्बिट्राज फंड से स्विच जब करोगे तो स्विच पे टैक्स लगेगा. सो द हाईएस्ट फर्स्ट डिग्री ऑफ टैक्स एफिशिएंसी इज हाइब्रिड फंड. आई वुड फर्स्ट स्टार्ट विद दैट. उसके अलावा मुझे अगर और ऑप्टिमाइज करना है, मुझे और अगर टाइमिंग करना है और मुझे आता है टाइमिंग करना, अगर मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि मैं टाइम कर पाऊंगा, तो आप अलग से डेट फंड या आर्बिट्राज फंड चूज कर सकते हो. Okay. I would give that the second priority in hierarchy. My first priority will still be a hybrid fund. Okay. Like, you know, not just dynamic asset allocation. See, even multi-asset. Now, for example, I'll give you our example. Our multi-asset, we launched 3 years back when equity markets were booming and when global stocks were falling and when gold and silver were at a low. So we deliberately launched that fund because हमें global stocks सस्ते मिल रहे थे और gold और silver सस्ता मिल रहा था और पोर्टफोलियो का 40% ग्लोबल और गोल्ड सिल्वर में था. Okay. फिर 2 years happened and in those 2 years gold and silver took off. 3 months back, 4 months back, the weight of gold and silver in that entire multi-asset portfolio went up to 22%. Okay. Because mark to market हो गया. Today it is 11%. We have trimmed half. Okay. Now, if I would have done it independently in my portfolio separately, on every such transaction I will pay tax. Right. I'll pay tax. And I may not be able to do it also scientifically, but फंड के अंदर ये हो गया. और ये ब्यूटी है हाइब्रिड फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स की. ओके ओके. सो नाउ लेट मी आस्क यू अबाउट वैल्यू फंड्स, क्योंकि आपने बहुत सारे वैल्यू फंड्स में इन्वेस्ट किया है अक्रॉस, राइट? यू सेड यू हैव द वैल्यू डिस्कवरी फंड एंड ओनली 2. व्हाई वैल्यू फंड्स? ओनली 2. वैल्यू फंड्स का एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या फायदा होता है? क्यों, व्हाई यू अ बिग फैन ऑफ वैल्यू फंड्स? सो देखिए, ऐसा नहीं है कि आई एम अ फैन ऑफ वैल्यू फंड. देयर आर मेनी फंड्स जिनका नाम वैल्यू नहीं है बट उनका अप्रोच वैल्यू है, वैल्यूएशन रिस्पेक्टिंग का है. और वैल्यू का भी अलग अलग लोग अलग डेफिनेशन देते हैं. तो एक्चुअली ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है. लाइक मेरी डेफिनेशन अलग होगी, आपकी अलग होगी, किसी और फंड की अलग होगी. नॉर्मली मेरा ये मानना है, मैंने 25-30 सालों में देखा है कि बड़ा NAV लॉस कब होता है, जब हम ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं जहाँ पे हम रोजी ग्रोथ फोरकास्ट के बेसिस पे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ले लेते हैं और वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. और जब वो ग्रोथ डिसअपॉइंट करता है, फिर मार्केट उस स्टॉक के वैल्यूएशन को भी गिरा देता है. तो 2 तरीके का नुकसान होता है. ग्रोथ का भी कट हो गया और वैल्यूएशन भी डीरेट हो गया. मैंने अपना करियर 99 में जब शुरू किया था तो पहला एक्सपीरियंस ऑफ लॉस था टेक्नोलॉजी फंड्स का, जहाँ पे 70, 80, 90 पी के स्टॉक्स हो गए थे. एंड so Infosys was at 100p, which let's say now has come down to 20p. So great company, has created huge value, very respectable, has been a shining crown of India. Governance is the best. Shareholders के साथ बहुत सारी वेल्थ शेयर की है. But valuation एक बार अगर महंगा हो गया है तो 5-10 साल लगते हैं स्टॉक में पैसा बनाने में. तो मेरा ये मानना है कि हर चीज़ की एक
इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ओके और जो भी फंड उसका नाम वैल्यू हो या डीएसपी लार्ज कैप फंड, उसकी भी सेम आइडियोलॉजी है। ओके डीएसपी लार्ज कैप फंड हैज द सेम आइडियोलॉजी कि अगर मान लो ये पेन, ये लैमी का पेन है, इसकी फेयर वैल्यू अगर 2,000 रुपया है और मार्केट में अगर 3,000 में बिकने लगे तो मैं नहीं खरीदूंगा। बट ये जहाँ से मैंने खरीदी है वो फोर्ड में एक डिस्काउंट सेलर है, वो 1800 में देता है, 2,000 की पेन वो 1800 में बेचता है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रिलेशनशिप एक्सेट्रा। सो आई गो एंड बाय फ्रॉम देयर। सो दैट इज द सेम प्रिंसिपल इन इन्वेस्टिंग ऑल्सो। जब गोल्ड के प्राइजेस उसके फेयर वैल्यू से थोड़े कम हो, स्टॉक्स के प्राइजेस उसके फेयर वैल्यू से थोड़े कम हो, जो भी फंड में वो डिज़ाइन है। सो जब मैं आईसीआईसीआई में था तो डिस्कवरी फंड का वो स्ट्रॉन्ग मैंडेट था, यहाँ पे डीएसपी में वैल्यू फंड का वो स्ट्रॉन्ग मैंडेट है। दूसरा, वैल्यू फंड मैंने इसलिए बोला बिकॉज इसमें 25% पोर्टफोलियो ग्लोबल स्टॉक्स में भी जाता है। और पिछले 5 साल में ऐसा भी एक समय आया था जब दुनिया के सबसे डोमिनेंट कंपनीज अपने फेयर वैल्यू से काफ़ी सस्ते थे। वेदर वो यूरोप में हो, वेदर वो यूएस की कंपनीज हो या कनाडा की कंपनी हो या चाइना की कंपनी हो या जापान की कंपनी हो, लॉट ऑफ ग्रेट कंपनीज अपने फेयर वैल्यू से सस्ते में अवेलेबल थे। तो ये एक ही फंड के अंदर मुझे दोनों का मिक्सचर मिल जाता है, इंडिया की अच्छी कंपनीज, दुनिया की अच्छी कंपनीज, और दोनों अच्छी सेट ऑफ कंपनीज एट लेस देन फेयर वैल्यू। Then I can own this for next 10-15 years. I don't have to keep rotating. So I like funds where I can invest and stay forever, ideally. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कल्पेन जी कि आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया हो एंड देन यू रियलाइज कि शायद ये इन्वेस्टमेंट गलत था और मुझे नहीं करना चाहिए था? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट योर इनिशियल फेज ऑफ इन्वेस्टिंग, जहां ऑब्वियसली आप बट लास्ट 5-10 years में भी आपका वो डिसीजन किस चीज पे बेसिस करते हैं आप कि आपको एग्जिट करना है नहीं करना है? देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि my starting point is I want to exit only if I need money. जैसे 2021 में मैंने एक बहुत बड़ा एग्जिट किया था, almost 30-40% of my portfolio when I decided to buy a house. और मैंने ये सोचा कि मुझे लोन नहीं लेना है बिकॉज वो कोविड के 1 साल बाद वो रिस्क नहीं लेना था कि लोन वोन ले लिया, कुछ हो गया कोविड में मुझे, फिर यू नो हाउ विल माई फैमिली मैनेज पेपर वर्क एंड ऑल दैट। सो आई डिडंट वांट टू टेक अ लोन। सो आई लुक्ड एट माई पोर्टफोलियो एंड डीएसपी का एक क्वांट फंड है, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था मेरा उस समय। सो आई सोल्ड दैट, अगेन डूइंग द ऑपोजिट। जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, आई टुक द मनी आउट ऑफ दैट। बट let's say there are a couple of funds, like, you know, we have our FlexiCap fund, which in these 7 years has not done as well as the value fund, for example. But I am invested because मेरा पैसा उसमें लगा अगले 10 साल के लिए। एक साल अच्छा नहीं किया, दूसरे साल अच्छा कर लेगा, and in advance I cannot judge कौन से साल ये अच्छा करेगा। तो there are some, so see, when you invest in 5 funds, no, so how do you decide कि अच्छा performing fund या non performing fund? I'll tell you. When you invest in 5 funds, 4 funds will underperform because only 1 fund can be number 1. If you invest in 10 funds in your portfolio, 9 will underperform. If you invest in 20 funds, and that is the average number of funds an average investor has, 19 funds will not be number 1, only 1. तो हर दिन वो regret रहेगा कि ये फंड ने दूसरे फंड से अच्छा नहीं किया है। आई हैव लर्न टू नॉट हैव सच रिग्रेट्स, बिकॉज माई व्यू इज कि अगर मेरे लाइक आज ही अगर मैं मेरे जो टॉप 6 इक्विटी फंड्स है जिसमें वैल्यू नंबर 1 है, फिर एक डीएसपी ग्लोबल एनर्जी फंड है, इस साल इसने अच्छा किया है, बट इसके पहले 4 साल इसका बहुत खराब था रिटर्न, एंड आई रियलाइज कि ये गलती कर दी मैंने, गलत टाइम पे डाल दिया था। आई हैड इन्वेस्टेड द रॉन्ग टाइम, जब रिटर्न बहुत अच्छा था तब डाल दिया था, या कुछ रीज़न था मैंने डाला था और वो रीज़न नहीं प्ले आउट हुआ। अब वो हर समय जब भी मैं उसको देखता था मुझे दर्द होता था और मुझे फील होता था कि 2 बटन दबा के इसको स्विच कर दूं। बट एक लर्निंग है कि जब भी फंड अंडर परफॉर्म करे उस समय पे नहीं निकालना चाहिए। सो आई कर्ब दैट इंस्टिंक्ट एंड टुडे द फंड इज अप सम 25% इन लास्ट 1 year when other funds are down 5-7%. So thankfully, because I'm from the industry, I can judge fund managers, their ideology, their governance frameworks, and I invest in a manager more than the fund and its discipline and its process. And once I have decided कि ये manager अच्छा है, discipline अच्छा है, process अच्छा है, I don't want to take it out. Okay, I'll tell you, एक बार मैंने Nifty 50 में invest किया था. Okay. And then, you know,
there were many stocks where it's an index fund, so there were many stocks there where there were governance issues. There were many small and mid-sized banks जहाँ पे leverage issue और वो सब हुआ था. And that's when I said कि मुझे वो call नहीं लेना है. Okay. In my personal portfolio मेहनत का पैसा है. I will choose only those funds where no company has any governance issue, etc. Even if my return is less by 1 or 2%, I'm okay with that. Okay. So अभी तक रियल वर्ल्ड में थैंकफुली ऐसा मौका नहीं आया है पिछले 5-7 साल में कि अंडर परफॉर्मेंस की वजह से मुझे पैसा निकालना पड़ा हो. एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज आई हैव एपिटाइट मेरे फंड के अंडर परफॉर्मेंस को झेलने का. अब most investors will not know so much about the funds. Yeah. For them to think like me. So I understand. And your most question. investors may not have your kind of loyalty towards the fund as well. Yeah. So it's not loyalty. To be honest, I'm very brutal. Investing में loyalty नहीं होनी चाहिए. Okay. Loyalty अपने family के साथ होनी चाहिए. अगर आपको अपना portfolio build करना है तो you can't be in love with a manager. Emotion नहीं होना चाहिए. Investing has to be brutally rational. My loyalty is to an ideology and execution of that ideology. As long as the fund is sticking to an ideology, I'm comfortable. If the fund changes the ideology, which is different than what I believe should be the ideology. For example, मुझे momentum as a strategy नहीं समझ आती है. मैं ये नहीं बोला वो अच्छी है, अच्छी नहीं है. Enough data to show globally momentum strategy over a long period has done very well. But somehow I am not able to understand that, and इसलिए मेरे portfolio में momentum style वाला कोई fund manager या index नहीं है. Okay. But it has made a lot of money. For last 2 years it has not done well, but prior 10 years it has done very well. So all I'm saying is some homework you need to do to understand आपको किस तरह के funds में डालना है पैसा, and then you stick with it at least for a cycle of 7-10 years. Okay. Generally you'll do well. Okay. Okay. So एक investor के portfolio में ideally कितने number of funds होने चाहिए? 4-5 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. Okay. एक फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए? एक कपल के कितने बच्चे होने चाहिए? अब वो तो बहुत ही subjective question है. मतलब बट स्टिल कितनी भी सब्जेक्टिविटी आप डाल दो, कितने ठीक है. तो आप देखोगे ना, इंडिया में टोटल 500 स्टॉक्स है इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स के, रफली लार्ज मिड स्मॉल मिला के. उसमें से आप अगर गवर्नेंस वाले स्टॉक्स हटा दो, वैल्यूएशन वाला स्टॉक हटा दो, तो नैरो डाउन करके 100 ही स्टॉक्स बचते हैं, 100-150 स्टॉक. तो 1200 फंड्स जो है इंडिया में, अल्टीमेटली 1200 फंड ये 100 स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं. So whether you buy fund 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, all of them are buying the same underlying portfolio beyond a point. तो 3-4 फंड से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से. Okay. और अगर वो 3-4 फंड्स हैं तो I would say एक तो हाइब्रिड फंड होना चाहिए for sure, based on your. Not necessary. See, okay. No, Namrata, it's a function of the cycle of the market. Market महंगा है तो हाइब्रिड होना चाहिए. Market सस्ता है तो इक्विटी होना चाहिए. Market महंगा है और आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको वॉलेटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी आप इक्विटी में डाल सकते हो, फिर भी हाइब्रिड लेने की जरूरत नहीं है. तो ये डिसीजन, सी देयर आर नो सच परमानेंट ट्रूथ्स कि हाइब्रिड होना ही चाहिए, इक्विटी होना ही चाहिए. इट इज एग्जैक्टली अ फंक्शन ऑफ योर एपेटाइट फॉर वॉलेटिलिटी एंड व्हाट सेटअप आर यू इन. टुडे वी आर इन अ सेटअप वेयर आई विल स्टिल प्रीफर अ हाइब्रिड फंड बिकॉज मार्केट्स अभी भी सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन अभी भी रिलेटिवली महंगे हैं. भले मार्केट 15% गिरा है, बट मार्केट पिछले 5 साल में बहुत ऊपर गया है, स्पेशली सम पॉकेट्स ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप. सो यू नीड टू नो द रिस्क, एंड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू, आपको मैं सिंपल आंसर नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू गिव द ट्रूथ. No problem. That's fine. Now I'm going to ask you some more little tough questions. Any high conviction investment that went wrong? जिसमें आपको बहुत faith था कि नहीं ये तो अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन it went completely wrong. So briefly I'll tell you, पिछले 1-1.5 साल में interest rates have gone up. So I had invested small component एक डेट फंड में जिसका पोर्टफोलियो मैच्योरिटी लंबा है. So मेरा व्यू था कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, बट उल्टा हो गया. तो नॉर्मली डेट फंड में 7% बनना चाहिए रिटर्न, मेरा एक्सपेक्टेशन था 10 से 12 बनेगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन लंबा था, बट नीचे आने के बजाय इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए. तो वो 12 के एक्सपेक्टेशन तो नहीं मीट हुए, 7 का जो बेसिक रिटर्न आना था वो भी नहीं आया. एक्चुअली साल का रिटर्न रफली 1% है, 1 या 2% है. होपफुली अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट एज ऑफ टुडे दैट व्यू हैज़ नॉट वर्कड. नंबर 2, जैसे मैंने बताया 3-4 साल पहले एक ग्लोबल क्लीन एनर्जी फंड में पैसा लगाया था. उस समय पे रिन्यूएबल्स, सस्टेनेबल एनर्जी, न्यू एनर्जी, स्पेशली यूरोप, यूएस, सब लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे.
थोड़ा वो मेरा गलत डिसीजन था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था, स्टोरी टेलिंग पे खरीद लिया था. सो आई वेंट बैक टू द कल्पेन पारेख ऑफ द फर्स्ट डेकेड एंड आई मेड दैट मिस्टेक अगेन. तो वो डिसीजन 3-4 साल तक 40% नेगेटिव था वो. Any portfolio which over 3-4 years drops by 30-35% is a bad decision. You know, temporary event के वजह से, unforeseen COVID टाइप के इवेंट की वजह से 40% गिर के 6 महीने में रिकवर हो गया, that is bad luck. बट बिना सोचे समझे जस्ट बिकॉज स्टोरी चल रही थी, तो वो एक गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से मेरा. ओके, हार्डेस्ट डिसीजन यू मेड इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, सबसे मुश्किल डिसीजन क्या रहा है आपके लिए? आई थिंक 2-3 साल पहले हमारा एक गोल्ड माइनिंग फंड है जिसका 5-6 साल का रिटर्न नेगेटिव था, और ऑल डेटा पॉइंट्स वर सेइंग कि इसका रिटर्न आना चाहिए, आज नहीं तो कल आएगा. पहले 12 महीने में नहीं आया, फिर और 12 महीने में नहीं आया. तो द हार्डेस्ट डिसीजन वाज कि हर दिन इच्छा हो रही थी कि अभी एक बार निकाल देता हूँ इसको, बट समहाउ आई हेल्ड ऑन. Then in the next 2 years it went up by 300%. After 5 years of negative return it took off. Achha. Because the framework was right. But the tough part was to see every day or every month कि ये portfolio के return को track कर रहा है नीचे. So I think that was a tough phase to serve. And it was a large part. It was almost 10% of my portfolio. Okay. And Kalpen ji, how often do you see your portfolio? How often do you rebalance it? आप rebalance करते हैं, नहीं करते हैं? See, I rebalance once in 4-5 years at extreme points. At extreme points जब बहुत ज़्यादा रिटर्न बन गया किसी एसेट क्लास का, जैसे गोल्ड है अभी, पिछले 2 महीने में मैंने मेरे गोल्ड वाले कंपोनेंट से 5% शिफ्ट किया है हाइब्रिड और इक्विटी फंड्स की तरफ, बिकॉज ये 5 साल का एक बहुत बड़ा मूव हुआ है. इसके पहले लास्ट रीबैलेंस किया था एग्जैक्टली इन मार्च 2020 जब कोविड का करेक्शन हुआ था, जब स्टॉक सस्ते हो गए थे, तो तब थोड़ा पैसा डेट से शिफ्ट किया था इक्विटी के अंदर. और 2021 में रीबैलेंस किया था बिकॉज घर खरीदने की जरूरत थी, तो उसके लिए रीबैलेंस हुआ था. बट अदरवाइज आई नॉर्मली डोंट सी माई पोर्टफोलियो. इन अ वे आई सी एवरी डे बिकॉज आई चेक माई मोबाइल ऐप, आई कीप कंपेयरिंग कि ग्रो की ऐप इतनी अच्छी क्यों है, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं. तो ओनली फ्रॉम दैट लेंस आई लुक एट माई ऐप, नॉट द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो आई नो ब्रॉडली कि ये एसेट क्लास अभी महंगा हो गया है तो अब थोड़ा रीबैलेंस करना चाहिए, या ये एसेट क्लास बहुत सस्ता हो गया है. बट नॉर्मली ऐसी सब चीज़ें 5-6 साल में एक बार आती है. जब ऐसा होता है तब मैं रीबैलेंस करूंगा, अदरवाइज आई डोंट रीबैलेंस. ओके. एंड डू यू थिंक लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लुक एट एक्सपेंस रेशियो, राइट? बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्सपेंस रेशियो को देख के अपना फंड सेलेक्ट करते हैं. सो प्लीज टेल मी, क्या एक्सपेंस रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट व्हाइल पिकिंग अप अ म्यूचुअल फंड? सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? बिकॉज जितना खर्चा आप भरोगे उतना रिटर्न कम कमाओगे. लेकिन ये भी एक दूसरा सच है. सो ये हाफ ट्रूथ है कि एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. लेकिन दूसरा हाफ ट्रूथ ये है कि आपने लो एक्सपेंस वाला खराब फंड खरीद लिया तो 2% रिटर्न कम आ जाएगा, या लो एक्सपेंस वाला गलत एसेट क्लास खरीद लिया. और जैसे गोल्ड का एक्सपेंस रेशियो 40 पैसा है, सिल्वर का एक्सपेंस रेशियो 50 पैसा है, इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, बट सिल्वर 40% डाउन है पीक से, और अगर इक्विटी 12% ऊपर है, तो 40 पैसा बचाने में आपने गलत डिसीजन ले लिया. तो आइसोलेशन में एक्सपेंस रेशियो नहीं देखना चाहिए. होलिस्टिकली सब कुछ देखने के बाद, ऑल एल्स बीइंग इक्वल, आपने चूज किए ये 4 फंड हाउसेस बहुत अच्छे हैं, ये 4 फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, ये 4 स्कीम्स की इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन सही है, एंड इफ ऑल एल्स बीइंग इक्वल देन चूज द वन विद लोअर एक्सपेंस. ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट, but with lower expense. Yeah, it is important, but not the most important. Okay, not the only important point. Okay. How about it is reasonably important. How important is STP and SWP in your mutual funds? Do you do SWP or do you do STP? Especially nowadays, maybe lump sum अगर आपके पास है तो आप STP करते हैं. Again, they are important. Again, SIP हो, SWP हो, STP हो, all of these are features. Right. They may be important to you, not to me. Again, to somebody else. Depends on your goal. आपको अगर हर महीना पैसा चाहिए, आपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया पिछले 10-20 साल में, एंड नाउ यू आर इन द रिटायरमेंट फेज एंड यू वांट टू विड्रॉ मनी, देन SWP बिकम्स इंपॉर्टेंट. मेरे लिए रिलेवेंट है बिकॉज मेरी तो हर महीने इनकम आ रही है, एंड आई एम इन द अक्यूमुलेशन फेज राइट नाउ. सो SWP इज ऑफ नो रेलेवेंस टू मी टुडे, बट मे बी रेलेवेंट फॉर माई फादर इफ ही नीड्स मनी. सो कॉन्टेक्स्ट है. STP रेलेवेंट कब होती है? जब मार्केट महंगा है, आपके पास लमसम पैसा आ गया, आपको एक साथ नहीं लगाना है, तो आप पहले आर्बिट्राज में डाल दो और 6 महीने की STP कर लो, या 1 साल की STP कर लो, बिकॉज इट विल, STP इज नथिंग बट द SIP ऑफ रिच पीपल.
ओके इट इज़ SIP. मार्केट बहुत सस्ता है तो STP की ज़रूरत नहीं है, तो एक साथ लगा दो. या फिर जैसे मेरे पास अगर लमसम पैसा, मेरा भी शायद अगर अगले कुछ दिनों में बोनस आएगा पूरे साल का, तो लमसम आ जाएगा. तो या तो मैं STP कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है मार्केट में, इतनी अनसर्टेनिटी है. राइट या मैं हाइब्रिड फंड में लमसम लगा दूंगा. तो मैं अगर हाइब्रिड फंड में लमसम करता हूँ तो फिर तो मुझे STP की ज़रूरत नहीं है. सो अगेन इट्स नीड बेस्ड, इट्स केस टू केस. ओके ओके फेयर इनफ. सो जब हम अपने फंड की परफॉर्मेंस देखते हैं तो मोस्ट पीपल जस्ट लुक एट द रिटर्न्स एंड दे से कि ठीक है, अगर अच्छे रिटर्न्स हैं तो दिस इज अ ग्रेट फंड टू बी इन. आप ऐसे कौन से परफॉर्मेंस मेट्रिक्स मेजर करते हैं टू डिसाइड इफ दिस फंड इज ऑन द राइट ट्रैक? So actually what I see is that over a 5 year 7 year period जनरली कौन सा फंड ठीक कर रहा है, जहाँ मैंने पैसा लगाया है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. एक बार मैंने सिलेक्ट कर लिया फंड को, फिर मुझे उस पोर्टफोलियो को 5 से 10 साल देने हैं. इट्स लाइक आई बिल्ट अ क्रिकेट टीम. इन अ टीम, इन एवरी मैच ऑल 11 प्लेयर्स विल नॉट प्ले वेल. आज 2 प्लेयर अच्छा खेलेंगे और मैच विनिंग खेलेंगे, 4 लोग एवरेज खेलेंगे, 3 खराब खेलेंगे. तो आपने एक टीम बिल्ड कर दी है. सो यू हैव टू बी ओके विथ some doing well in a year, some not doing well in a year. So what do I look for? I look for a fund जो अपने benchmark के ऊपर रिटर्न देता है over a cycle of 5 years. अगर उसका relevant benchmark निफ्टी है तो निफ्टी के ऊपर 2% मिला या नहीं मिला. अगर relevant benchmark हाइब्रिड है तो उसके ऊपर 2% मिला या नहीं मिला. ये एक पहला कंडीशन है. ओवर अ साइकिल, रोलिंग, नॉट पॉइंट इन टाइम बट ऑन अ रोलिंग बेसिस. दूसरा मैं ये देखता हूँ कि अगर जब बड़े करेक्शन होते हैं मार्केट में, टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन, अगर वो फंड उस दौरान अच्छा करता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. कि आई एज एन इन्वेस्टर, मेरा डिज़ाइन जो है, मेरा DNA है कॉन्जर्वेटिज्म का. मुझे दर्द होता है अगर कैपिटल टूटता है. तो मुझे मेरा रिटर्न 2% कम मिलेगा तो उसका रिग्रेट नहीं है. मुझे रिग्रेट होता है कि कैपिटल टूटना नहीं चाहिए. सो because of that conservative bent, a fund which falls more than the market every time, for me, is a bad fund. Once in a while could be okay. Like इस correction में bank stocks have fallen a lot, but bank stocks are right to own. ये हमारा व्यू है, right or wrong time will tell. हमें लगता है कि बैंक स्टॉक सस्ते हैं, अच्छे हैं, और अगर किसी फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो में बैंक का एक्सपोजर ज़्यादा रखा है or they continue to fall and his fund is underperforming, I'll be okay with that. Right. Because there is a framework or a logic behind it. But हर साइकिल में अगर फंड करेक्शन में ज़्यादा गिरे, ऊपर में ज़्यादा ऊपर जाए बट करेक्शन में ज़्यादा गिरे, जनरली आई डोंट लाइक सच फंड्स. So these are my 2 conditions: fall less in falling markets and over a cycle earn more than the benchmark. I don't care quartile 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है. अगर ये फंड ने ये 2 कंडीशन मीट कर दी नॉर्मली ओवर अ 10 year पीरियड, it will most likely be in quartile 1, most likely. Okay. Having said that, investing में कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई चीज सर्टन नहीं है. This is a probabilistic domain. तो ये probabilities of expectation है. Most likely it will work out. Okay. Cool. Okay. What's the one belief about mutual funds that you don't agree with? ऐसा कोई एक बिलीफ जो पूरी दुनिया मानती है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है लेकिन आप अग्री नहीं करते हैं? मैं ये मानता हूँ कि जो स्टेटमेंट है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, अगेन इज हाफ ट्रूथ एंड हाफ नॉट करेक्ट. बिकॉज अगर आपने गलत भाव पे गलत एसेट क्लास खरीद लिया रिस्क मैनेजमेंट सोचे बिना, तो वो टाइम इन द मार्केट भी आपको हेल्प नहीं करेगा. आई विल गिव 2-3 एग्जांपल्स. और ये स्टेटमेंट जनरली सही स्टेटमेंट है, बट 20-25% टाइम ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. 2007-8 के दौरान बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में लगा था. उस दिन से आज तक का इनका रिटर्न 5 या 6% होगा. तो टाइम इन द मार्केट मिल गया 2008 से 2026, 18 साल, फिर भी इनका रिटर्न डेट फंड से कम आया है. 2006-7 में तब तो चलो इंडेक्स फंड्स इतने पॉपुलर नहीं थे. इस फेज में स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं बिकॉज पिछले 5-6 साल का रिटर्न बहुत अच्छा है. अगर किसी ने स्मॉल कैप फंड में उस दिन पैसा लगाया होता, स्मॉल कैप इंडेक्स में 2007 और 8 में, उस दिन से 2020 के प्री कोविड पीक 12 साल का रिटर्न 2% था इंडेक्स का. 12 years. So if you buy at the wrong time, even time in the market
आपको हेल्प नहीं करेगा। ओके 70-80% टाइम इन द मार्केट आपको हेल्प करता है, बट अगर गलत टाइम पे गलत एसेट क्लास खरीद लिया, अब जैसे लोगों ने सिल्वर में पैसा लगाया पिछले 3-4 महीने में, एक बहुत ही ऊपर वाले प्राइस में, 10-10 साल तक रिटर्न शायद ना बने डेट के ऊपर। तो गलत भाव पे अगर खरीद लिया तो टाइम इन द मार्केट ऑल्सो डज नॉट हेल्प यू। नो बट दैट्स ट्रू राइट, क्योंकि अगर हम एक साथ लमसम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं देन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो यू नो इज रीजनेबली 2008 अर्ली 2008 वर्सेस लेट 2008 अगर आपने इन्वेस्ट किया होता है इन एनी फंड फॉर दैट मैटर, योर रिटर्न्स टुडे वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट अगर आपने लमसम किया होता है। इसीलिए आप स्टैगर करके कर रहे हैं, तो इट्स कूल। बिल्कुल। Okay. Who are your early influencers? Any books, mentors, कोई market event? I don't know. आपके early influencers क्या रहे हैं? Also, I think जैसे मैंने बताया ना, मैंने इंडिया के 4 बेहतरीन फंड हाउसेज में काम किया है, इंक्लूडिंग द करंट वन से लेके फर्स्ट वन। लॉट ऑफ माय कलीग्स देयर हैड अमेजिंग इन्फ्लुएंस ऑन मी इन माय लर्निंग कर्व। इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना कैसे चाहिए, इन्वेस्टिंग इमोशन नहीं है, इन्वेस्टिंग स्टोरी टेलिंग नहीं होना चाहिए, कभी भी स्टोरी के नाम पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। 2000 में हमारी स्टोरी थी कि इंडिया की टेक कंपनीज दुनिया भर को रूल करेंगी, बट फिर भी पैसा नहीं बना। उस दिन से आज तक टेक्नोलॉजी फंड का रिटर्न 9% है। Okay. 26 साल का। 2008 की स्टोरी थी कि इंडिया चाइना जैसे बन जाएगा। उस दिन से आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का रिटर्न सिंगल डिजिट है। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग मिली है कि स्टोरी पे पैसा नहीं लगना चाहिए, नैरेटिव्स पे नहीं लगना चाहिए, मैथ्स और डेटा पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉजिकल बन के इन्वेस्ट करना चाहिए। So my influences have been a lot of my colleagues then and now. नाम लूँगा तो और 1 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। Okay. And So few books that I have found valuable, I keep repeating it. Boring Repetition, The Art of Thinking Clearly. It will tell you all the investing mistakes you should avoid. Okay. It will tell you कितनी mistakes हम करते हैं इन्वेस्टिंग में। वो एक किताब पढ़ने से बहुत सारे mistakes आप रुका सकती हो, अवॉइड कर सकती हो। तो ये एक किताब। Any recent book? Is this a recent book or is it an old book? This. No, this is a very old book. One of the book for Indian investors. So a very good friend of mine has written it. He was my ex-colleague in Birla Mutual Fund. He was the head of fixed income there, Manish Dangi. He's written a book called Booms, Busts and Cycles. One of the finest books written on how to be a good investor. Okay. और cycles को कैसे समझा जाए, Okay. interest rates को कैसे समझना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग को कैसे समझना चाहिए, वैल्यूएशन को कैसे समझना चाहिए। काफ़ी कॉम्बिनेशन है। इट्स अ नाइस मिक्सचर ऑफ, इट्स अ वेरी गुड बुक दैट यू शुड रीड। Okay. Cool. So we're just going to come to the last segment of this particular episode. We've just introduced this segment, which is the rapid fire. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी. We need quick answers. Yeah. Okay. Large cap, mid cap, or small cap? Which is your favorite category? None. None. Okay. I like to mix. I like. But still, if you had to pick one, India and the world. If you had to pick one, None. None. Okay. None. In bear markets, small cap. In bear markets, small cap. Otherwise, flexi cap funds. Okay. And in my case, I keep saying, जो इंडिया और ग्लोबल का मिक्सचर जहाँ भी मुझे मिलेगा, I'll choose that. In my case, it is my value fund, which is a mixture of, उसमें large, mid, small, India, global सब कुछ आ जाता है. Okay. SIP और lump sum? पगार मिलता है हर महीना तो बाय डिफॉल्ट SIP, Okay. और जब साल के एंड में बोनस मिलता है तो लम सम। Okay. Active or passive? Active. Okay. One mutual fund category or one mutual fund that you would hold for the next 10 years? My value fund, my multi-asset fund. Actually, in my case, everything I hold for 10 years. Buying the dip in the current US-Iran war scenario or wait and watch? 6 महीने पहले हम इतना तेजी में थे, 10 साल में इंडिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और 3 महीने में 20% करेक्शन में हम डर गए हैं. So always buy the dip, always, but with the awareness that the dip can get deeper. Okay. So like I said, in the last 3-4 months, I have moved probably around 5% of my portfolio from gold and bonds into equity. 5%. I have 35% still outside equity. So dhire if it corrects more, I'll keep doing it. I don't know what is the bottom. Yesterday we did an ad campaign where we said future kya unpredictable, हमें पता ही नहीं है. But generally dip में I like to buy more. Rising prices पे I like to buy less. That is my approach. Okay. One lesson you learned the hard way. Don't invest on past returns and don't invest on stories. Okay. Investing philosophy, growth or value?
Both. Value is incomplete without growth. Both have to be there. If a company does not grow, value का कोई मतलब नहीं है. तो growth is a given और valuation respect होना चाहिए. So combination of both. Okay. One rule you never break. I will never exit a fund when its returns are negative, generally, unless something has gone wrong in the fund. One rule you never break. There's no caveat to it. Never exit a good fund when its performance is bad. Okay. One market crash that has shaped you. Which market crash has 2008. shaped? 2008, GFC? 2008, 9, 10. Okay. Yeah. One metric you absolutely swear by. The holding period, can I hold for 10 years or not? Wherever I invest, क्या मैं 10 साल तक डाल सकूँगा पैसा? If my answer is no, either I have not done my homework, I am not convinced, or I should not be investing in the first place. So my starting point is this a fund जहाँ पे मैं 10 साल हर उतार चढ़ाव को झेल के रुक सकता हूँ कि नहीं? That is my framework. Okay. Ever ignored your own advice? बहुत बार. Sorry? Have you ever ignored your own advice? बहुत बार, I'm guessing. Not of late. I would say in the last few years, I have not. Okay. I have not. Okay. Advice to your younger investing self. Last question. That you are very lucky. You have time horizon on your side. Don't chase past returns. Do not invest on big stories. I think that's it. Okay. That would be your advice to your 20-year-old, 30-year-old Anyone. self. Okay. Even to my 70-year-old self. Okay. Good. Thank you so much, Kalpen ji. I think it was a wonderful conversation. I know हमने आपका बहुत सारा time ले लिया, लेकिन and I know you have to rush, but thank you so much. All the best. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation. आज हमने सोचा कि हम मिस्टर कल्पेन से उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है. सो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर कल्पेन से ये पूछा कि उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत कैसे हुई और उन्होंने कैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया. सो ही सेज कि उन्होंने एक्चुअली इन्वेस्ट करना शुरू किया था 1999 से, और वो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन तब उनका इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल आर इन्वेस्टिंग. तो वो लोगों की बात सुनते थे, उनके नैरेटिव सुनते थे, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते थे, लेकिन खुद का कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं करते थे. ऐसा 2007 तक चला एंड देन ही रियलाइज इट वाज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि उनको बहुत लॉसेस भी हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स में बाय फॉलोइंग दिस अप्रोच. सो 2007 के बाद जो है उनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बिल्कुल चेंज हुआ. उन्होंने अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज करी. ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स बेस्ड ऑन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड दैट इज़ व्हेन ही बिलीव्स कि उनकी एक्चुअल इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू हुई है. ही ऑल्सो सेज कि वो पास्ट रिटर्न्स को चेज करते थे, और जब भी उनको किसी फंड में से या किसी इन्वेस्टमेंट में से नेगेटिव रिटर्न मिलता था तो एग्जिट कर देते थे. ही ट्राई टू चेंज दिस अप्रोच इन 2007. फिर हमने मिस्टर कल्पेन से पूछा कि वो अपना पैसा कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. मिस्टर कल्पेन सेज कि पिछले 9 सालों से वो मोस्टली DSP के फंड्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो उनका जो 20% पोर्टफोलियो है दैट गोज इनटू DSP एक्विटी सेविंग्स फंड, नेक्स्ट 20% गोज इनटू द DSP वैल्यू फंड. फिर वो 15% जो है DSP के डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं, 15% DSP के फ्लेक्सी कैप फंड में, 15% इन द DSP गोल्ड फंड, और जो बाकी का पैसा है वो DSP के शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. मिस्टर कल्पेन पैरिट जो है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए एक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी एक्विटी फंड्स होते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए वो डेट फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. ही बिलीव्स कि आपको एक्विटीज में लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए. ही ऑल्सो सेज कि अगर कोई असेट क्लास जो है अभी सस्ती है तो वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और अगर एक्सपेंसिव है तो वो उसमें कम इन्वेस्ट करते हैं. मिस्टर कल्पेन जो है उन्होंने ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड ऑल्सो इन द ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड. ही इज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द IDFC मिड कैप फंड. सो ही बिलीव्स कि अगर आपको एक एक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो ऐसे फंड सेलेक्ट करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस या जिसके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, या जिसके नेगेटिव रिटर्न्स भी मिले हैं इन द लास्ट 3 years, क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके इस फंड में पोटेंशियल है टू डू बेटर. फिर हमने मिस्टर कल्पेन से ये पूछा कि उनको हाइब्रिड फंड्स क्यों पसंद है और हाइब्रिड फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए. तो मिस्टर कल्पेन सेज कि जो हाइब्रिड फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो सबसे पहली चीज़ है जो विच ही बिलीव्स इन, इसकी हाइब्रिड फंड्स बहुत ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वो आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में डाल रहे हैं. तो इट विल बी वे मोर टैक्स एफिशिएंट कंपेयर टू जब आप सेपरेटली इक्विटी और डेट में डालेंगे. सेकेंडली
he also believes कि equity funds एक simple सा logic follow करते हैं, which is be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. So he says कि जब markets बहुत अच्छा कर रही होती हैं तब आप hybrid funds में invest कर सकते हैं. जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो हाइब्रिड फंड्स लाइक आर्बिट्राज फंड्स जो हैं वो आपको लिक्विडिटी देते हैं. तो हिज फंडा इज कि जब मार्केट्स अच्छा कर रही हो, राइजिंग हो, तब आपको हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब मार्केट्स करेक्ट हो रही हो तब आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. फिर हमने थोड़ा वैल्यू फंड्स के बारे में बात करी, एंड ही हैज़ अ डिसेंट एक्सपोजर टू वैल्यू फंड्स इन हिज पोर्टफोलियो. तो मिस्टर कल्पेन सेज कि उनको वैल्यू फंड्स इसलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज ही डज नॉट वांट टू ओवर पे फॉर एनी कंपनी. तो ही सेज कि उनको वैल्यू फंड्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको जो है सस्ते में या एट अ लो वैल्यूएशन यू गेट कंपनीज और फंड्स. सो ही सेज कि ही विल नेवर ओवरपे इवन फॉर अ गुड कंपनी. तो अगर अच्छी भी कंपनी है तो उसके लिए वो ज़्यादा दाम नहीं देंगे. सो जो ही सेज कि जो DSP का वैल्यू फंड है उसमें आपको इंटरनेशनल और फॉरेन स्टॉक्स मिलेंगे, बट दे वुड बी बॉट एट अ गुड वैल्यूएशन. तो वो अच्छे दाम में खरीदे जाएंगे. फिर हमने मिस्टर कल्पेन से पूछा कि उन्होंने कब किसी फंड से एग्जिट किया है और एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. सो मिस्टर कल्पेन सेज कि उन्होंने एक ही बार एक बहुत बड़ा एग्जिट किया था जब 2021 में उन्होंने अपने लिए घर खरीदा था. तब उनका 30 to 40% पोर्टफोलियो उन्होंने निकाला था, एंड ही टुक आउट हिज मनी फ्रॉम द DSP क्वांट फंड जो बहुत अच्छा जिसने उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे. सो ही बिलीव्स कि आपको पैसा तब निकालना चाहिए जब आपको एक बहुत बड़ा गोल अचीव करने जा रहे हैं. ही ऑल्सो सेज कि ही इज रेडी टू वेट इट आउट, कि अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन उनको बिलीफ है कि वो फंड इंट्रिंसिकली अच्छा है तो वो उस फंड के लिए वेट करते हैं फॉर इट टू स्टार्ट परफॉर्मिंग. तो फिर हमने मिस्टर कल्पेन से पूछा कि उनका सबसे मुश्किल डिसीजन क्या रहा है व्हेन इट कम्स टू हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी. एंड ही सेज कि उनका उनका एक इन्वेस्टमेंट था गोल्ड माइनिंग कंपनी में जो काफी सब्सटैंशियल था और उनको काफी नेगेटिव रिटर्न्स मिले थे फॉर मेनी ईयर्स, एंड उनको डिसाइड करना था कि वो होल्ड करके रखना है या बेचना है, बट ही हेल्ड ऑन टू इट. एंड फिर जो है उस कंपनी ने उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए. बट ही सेज कि जो बहुत मुश्किल डिसीजन था वो ये था कि डिसाइड करना कि इसमें रखें पैसा या इसमें से पैसा निकाल दें. फिर हमने मिस्टर कल्पेन से ये भी पूछा कि एक्सपेंस रेशियो कितना ज़रूरी होता है एक इन्वेस्टर के लिए, एंड डज ही लुक एट एक्सपेंस रेशियो. सो मिस्टर कल्पेन सेज कि एक्सपेंस रेशियो ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट सो इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड. तो ही सेज कि एक्सपेंस रेशियो को आइसोलेशन में मत देखिए, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल. तो अगर आपको कुछ 3 या 4 फंड्स में से एक फंड को सिलेक्ट करना है, अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स बीइंग द सेम, तब आपको एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए और ऐसे फंड को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है. फिर हमने मिस्टर कल्पेन से पूछा कि वो कौन से परफॉर्मेंस मेट्रिक्स मेजर करते हैं इन हिज फंड्स, एंड ही सेज कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो मेजर करते हैं वो ये है कि एक फंड ने जो है अपने बेंचमार्क को और अपने पियर्स को ऑन अ 5-year रोलिंग बेसिस कितना अच्छे से आउट परफॉर्म किया है. ही सेज हिज DNA इज कंजर्वेटिज्म, और उनको जो अपना कैपिटल लूज करना अच्छा नहीं लगता है. तो ऐसा कोई भी फंड जो बुल मार्केट में अच्छा करता है लेकिन अदरवाइज वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है और नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है या कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है, ही वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन अ फंड लाइक दैट. फिर हमने मिस्टर कल्पेन से अंत में पूछा कि ऐसा कौन सा बिलीफ है अबाउट म्यूचुअल फंड्स जो जिसमें वो यू वुड वांट टू डिफर, या जिसमें वो बिलीव नहीं करते हैं. तो मिस्टर कल्पेन सेज कि जनरली हम सब बोलते हैं ना कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट. तो ही सेज कि टाइम इन द मार्केट ज़रूरी है लेकिन हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने गलत समय पे इन्वेस्ट किया है, ऐसे समय पे इन्वेस्ट किया है जब मे बी एन असेट और अ फंड और अ स्टॉक वाज वेरी ओवर वैल्यूड, तब आपको टाइम इन द मार्केट भी मदद नहीं करेगा, तब आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. सो टाइम इन द मार्केट इंपॉर्टेंट है लेकिन हर सिनारियो में ये काम नहीं करेगा. सो इस कॉन्वर्जेशन के बाद हमने उनसे बहुत सारे रैपिड फायर क्वेश्चंस भी पूछे. सो प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू सी हिज क्विक आंसर्स, एंड दैट वाज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. थैंक यू सो मच. आई डू होप आप सबको मिस्टर कल्पेन की इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो, एंड आई डू होप कि जो प्रिंसिपल्स वो फॉलो करते हैं थोड़े बहुत आप भी फॉलो कर पाएँ एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर योर सेल्फ. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज डू वॉचिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.